कई साल पहले की बात है, जब मैं मेरा भाई अपने माता पिता के साथ एक खूबसूरत से नगर पालमपुर में रहते थे। यही 3-4 साल पहले हमने वो नगर छोड़ दिया था। बात उन दिनों की है जब पालमपुर में बहुत ठंड थी। हम बहुत खुश थे। पिताजी और मेरी माँ दोनों मिलकर गुजारे उतना पैसा कमा लेते थे। मेरा मेरे भाई के साथ रिश्ता बहुत गहरा था। मेरा भाई जैसे मेरे लिए सब कुछ था। उस पर मुझे इतना विश्वास और प्यार था कि किसी शिकवे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। भाई मेरे से 2-2.5 साल ही बड़ा था। हम थोड़ी शरारतें करते रहते थे, वैसे ही एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। बस एक दूसरे की शरारतें पिताजी को बताने में हमें बड़ा मजा आता था और हमारी माँ हमें हमेशा रोकती रहती थी। उन्हीं दिनों में नवंबर महीने की बात है, मेरा जन्मदिन आया। घर में सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत उत्साहित था। मुझे अपने दोस्तों को अपने घर बुलाने का शौक था और उनके साथ मस्ती करने का। पिछले साल दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जन्मदिन मना नहीं पाया था। इस बार मैंने माँ को मना लिया था। घर में सब बहुत खुश थे। मैं और मेरा भाई रोज कोई नई योजना बनाते थे, पर मैं रोज भैया से एक अच्छे तोहफे की मांग करता था और वो मुझे ऐसे ही बातों में लगाकर छोड़ देते थे। मेरा भाई भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो रोज सोचता था कि वो मुझे क्या गिफ्ट दे। पिछले 2-3 सालों से उन्होंने मुझे सिर्फ कार्ड ही बना कर दिए थे। मैंने बोल दिया था कि इस बार मैं कार्ड नहीं लूंगा, कोई अच्छा तोहफा लेकर आना। अब मैं 15 साल का हो जाऊंगा, कोई छोटा नहीं हूँ जो कुछ भी उठा कर ले आओगे। बस ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। मैं सुबह उठा, आज 21 तारीख थी, मेरा जन्मदिन। मैंने अपने सब दोस्तों को फोन करके शाम को 5 बजे अपने घर पर बुलाया। मैंने भाई से कहा कि तुम भी अपने किसी दोस्त को बुला लो। हर्ष मेरे भाई का सबसे अच्छा दोस्त था। भैया ने उसे भी घर बुला लिया। माँ रसोई में काम कर रही थी। हम सब मिलकर मस्ती कर रहे थे। मेरी नजर भैया के तोहफे पर थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आए होंगे। हमने खूब मस्ती की। सभी दोस्तों ने मुझे अच्छे अच्छे तोहफे दिए और मेरे भैया ने भी मुझे तोहफा दिया। मैं सबसे ज्यादा उत्सुक अपने भैया का तोहफा खोलने के लिए था, पर माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, कुछ समय बाद खोल लेना। मैंने पिताजी को भी बताया कि भैया ने मुझे तोहफा दिया है। वो भी बहुत खुश हुए। हमने रात को सबके तोहफे खोले। फिर मैंने सोचा कि अब भैया का दिया तोहफा खोलता हूँ। जैसे ही मैंने उस तोहफे को खोला, उसमें एक अजीब सा कैमरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैमरा था या कोई दूरबीन। उसकी बनावट बिल्कुल अलग थी, जैसे बहुत मजबूत और पुराना हो। मुझे वो कैमरा इतना भी खास नहीं लगा, लेकिन मेरे भैया ने कहा कि ये बहुत खास कैमरा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त के पिता से इसको लेकर आया हूँ, तो मैं हैरान हो गया कि आखिर इसमें क्या खासियत है। उन्होंने कहा कि इस कैमरे में जो भी तस्वीर लेते हैं वो साथ में ही बाहर आ जाती है। मैं ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। हम बार बार उस कैमरे को देख रहे थे। मैंने भैया से पूछा, तुम्हें ये कैमरा कहाँ से और कैसे मिला? तो भैया ने बताया कि मैं जब मेरे दोस्त के घर जाता था, उसके दादाजी के सामान में मुझे ये कैमरा बहुत अजीब सा लगता था। मेरा मन था कि मैं इसे अपने घर ले आऊं। उसके दादा ने बहुत सारा पुराना सामान संभाल कर रखा हुआ था, परंतु अब उसके दादाजी नहीं रहे। उसके पिताजी कुछ सामान बेच रहे थे और कुछ सामान ऐसे ही गिरा रहे थे। तो मैंने अपने दोस्त से इस कैमरे को लेने की इच्छा की, तो उसके पिताजी ने कहा कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये तो दादाजी के सामान में ऐसे ही पड़ा मिला। लेकिन हाँ, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि ये किसी वैज्ञानिक का कैमरा है जो जापान से आया था, परंतु हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए ऐसे ही रखा हुआ है। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम लेकर चले जाओ। बस इतना सुनते ही मैंने उनको इसकी कीमत दी और ये कैमरा ले लिया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये कैमरा साथ में ही तस्वीर निकाल देता है। मैंने बाहर से इसको थोड़ा सही करवा लिया और इसका रंग रूप भी चमका दिया। मैं ये देखना चाहता था कि ये किस तरह से तस्वीर निकालता होगा। इतने में माँ की आवाज आई, सो जाओ, अब रात बहुत हो गई है, सुबह देख लेना। तभी हमने बत्ती बंद की और हम लोग लेट गए, पर मेरा ध्यान बार बार उस कैमरे की तरफ जा रहा था जो कि कमरे में पड़ा था और बहुत ही अनोखा सा लग रहा था। मैं और मेरा भाई देर रात तक बातें करते करते कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह मैं उठा और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। मैंने भैया से कहा, भैया आप कहीं मत जाना, अभी हम उस कैमरे को देखेंगे। मैंने जैसे ही कैमरा उठाया और तस्वीर लेने के लिए उस पर क्लिक किया, तो मेरे कानों में एक जोरदार भयानक चीख की आवाज आई। मैं बहुत डर गया। मैंने फिर से क्लिक किया। उस पर क्लिक करते ही फिर से एक भयानक चीख मेरे कानों में गूंज गई, लेकिन अभी तक तस्वीर नहीं निकली थी। मेरे भाई ने देखा कि तस्वीर क्यों नहीं निकल रही, तो उसने कहा, एक काम कर, इसे रख दे, मैं कल इसे बाहर से सही करवा के लाता हूँ।
मैं सहम सा गया। मैं भागकर माँ के पास गया और मैंने माँ से कहा, माँ मुझे कोई कैमरा नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब सा डर लग रहा है। मेरा भाई उस कैमरे को बाहर दिखा कर लाया और उसने कहा कि कैमरा तो सही है। फिर मैंने डरते डरते एक और तस्वीर खींची, लेकिन फिर से वही आवाज मेरे कानों में गूंज गई। और हैरानी की बात ये है कि इस बार तस्वीर निकल आई। तस्वीर बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके ऊपर खून के निशान और काले काले धब्बे लगे हुए थे। मेरी चीख निकल गई। मेरी माँ भागकर कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तस्वीर माँ को दिखाई। माँ ने कहा, ये कैमरा बहुत पुराना है, इसीलिए ऐसी तस्वीरें निकल रही है। आप दोनों फिर से कोशिश करो। उसके बाद हमने बहुत सारी तस्वीरें खींची। हर बार किसी तस्वीर पर खून लगा होता था तो किसी पर काले धब्बे और किसी पर हल्की सी परछाई दिखती थी। जो भी उस कैमरे से क्लिक करता था उसके कान में भयानक चीखने की आवाज सुनाई देती थी। मैंने अपने भाई से कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आप ही इसे रखो। जब मेरे भाई ने इससे तस्वीरें खींची तो उसके कान में भी वही चीखने की आवाज आई और वैसे ही फोटो पर खून के निशान और धब्बे दिखाई दे रहे थे। भाई ने कैमरा इतने जोर से पटका और भागकर माँ के पास चला गया। अब माँ भी सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब डर गए थे, पर हम जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कैमरे को एकांत में रख दिया। कैमरा आ जाने के बाद घर में पूरी तरह से बेचैनी, तन्हाई और खौफनाक माहौल बन गया था। मैं जब घर पर अकेला होता तो घबरा जाता। माँ भी अकेली नहीं रहती थी। हमें हर समय हर तरफ खून दिखाई देने लगा था। हमने कई दिन तक उस कैमरे को हाथ भी नहीं लगाया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उस कैमरे को निकाला। मैंने सोचा अब तक ये शायद ठीक हो गया होगा। फिर मैंने तस्वीर खींचने के बारे में सोचा। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उस कैमरे को उठा लिया। मेरे भाई ने मुझे ऐसा करने से मना किया और कहा, रख दे इसे किसी कोने में। मैंने कहा, भैया अब तो ये ठीक हो गया होगा, शायद हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया होगा। मेरा भाई कुछ समय के लिए चुप हो गया और माँ को हमने कुछ नहीं बताया। माँ ने कैमरे को छूने से भी मना किया था। मैंने कैमरा उठाया, इधर उधर देखा और खिड़की के पास जाकर बाहर दिख रहे तालाब की तस्वीर खींचने लगा। इस बार मेरे कानों में पहले से भी अधिक तेज चीखने की आवाज सुनाई दी और कैमरे के नीचे से तस्वीर निकली, जिसे देखकर मेरा भाई बेहोश हो गया। तस्वीर में पानी की जगह खून का तालाब दिख रहा था और किसी लड़की के डूबने का आभास एक परछाई के जरिए हो रहा था। मैंने अपने भाई को संभाला और कैमरा फिर से पटक दिया। मैं अंदर से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। भैया भैया उठो ना। मेरा भाई होश में आया और वो बार बार चिल्ला रहा था, कैमरा फेंक दो, हमें ये कैमरा नहीं चाहिए। माँ ने हर्ष के पिता सुंदर अंकल से बात की और ये सब उन्हें बताया। वो विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु हैरानी से माँ की बात सुन रहे थे। सुंदर अंकल ने अपनी माँ से इस खूनी कैमरे के बारे में बात की, जो कि हर्ष की दादी थी। उन्होंने सुंदर अंकल को ऐसा करने के लिए बहुत डांटा, क्योंकि दादी को सब कुछ पता था। दादी ने कहा, ये कैमरा तेरे पिताजी ने जापान के वैज्ञानिक की अच्छी तकनीक समझकर रख लिया था, परंतु इसके खौफ और चीखने से हम भी डर गए थे। फिर कभी इस कैमरे को हमने डब्बे से बाहर नहीं निकाला था और ऊपर किसी कोने में रख दिया था। ये कैमरा उस जापान के वैज्ञानिक का है जो भारत में घूमने आया था। ये कैमरा उसने खुद बनाया था। उसने भारत की एक खूबसूरत और गरीब लड़की को बहुत परेशान किया था और उसकी गलत और नहाते हुए तस्वीरें खींच ली थी। वो लड़की बेचारी बहुत परेशान थी। बार बार वो उससे तस्वीरें मांगती रही और निराशा और चिंता ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा मानो इस कैमरे में कैद है। वो जापानी आदमी इस कैमरे को अपने साथ नहीं लेकर गया, क्योंकि वो काफी डर गया था। वो एक अपाहिज रूप में यहाँ से वापस चला गया और उसकी चीखें और जिस्म की परछाइयाँ जैसे इस कैमरे में इतने सालों से तड़प रही है। सुंदर अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ये सब माँ को बताया। मेरा भाई इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस जमाने में ऐसी बातें नहीं होती है कि कोई रूह या आत्मा किसी चीज में कैद हो जाए। तब मैंने उन्हें समझाया कि जब किसी लाचार और गरीब लड़की की बद्दुआ लगती है और जब कोई अंदर से तड़पता है, तब जमाना नहीं देखा जाता। जब किसी की रूह तड़पती है तो वो ना तो रात का अंधेरा देखती है और ना ही दिन का सवेरा।
हमारी आंखों में आंसू आ गए थे और हमने उस कैमरे को तोड़कर ऐसी जगह पर फेंक दिया जहां से उस लड़की की रूह आजाद हो सके और उसको कोई कभी परेशान ना कर सके। तो कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।